हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलीशा चर्चिल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट। विल बी फॉलोइंग स्ट्रिक्टली द एनसीईआरटी बेसिस में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को कवर करेंगे। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस इन प्रेजेंट इन आवर एनसीईआरटी सिलेबस। ओके, तो सबसे पहला जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वी हैव टू डिस्कस द कंटेंट ऑल्सो। ओके, व्हाट विल बी कवरिंग, विच एवर मेजर टॉपिक्स विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो सबसे पहला टॉपिक होगा What happens when we add waste to the environment? क्या होता है जब हम लोग वेस्ट मटेरियल्स को एनवायरनमेंट में ऐड करते हैं, उससे क्या इफेक्ट दिखाई देता है एनवायरनमेंट में। दैट विल बी ब्रीफली डिस्कसिंग अबाउट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट विल बी इकोसिस्टम। व्हाट आर इट्स कॉम्पोनेंट? इकोसिस्टम क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, क्या चीज मिलकर इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करता है, एंड इकोसिस्टम के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट विल बी डिस्कसिंग अबाउट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट इज फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन एंड फूड वेब का मेजर डिफरेंसेस क्या होता है, और हम ये कहीं ना कहीं बचपन से पढ़ के आ रहे हैं फूड चेन एंड फूड वेब, बट हम थोड़े बहुत इसके बारे में डिटेल वाइज पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। नेक्स्ट इज हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। हम जो एक पर्टिकुलर ह्यूमन होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज से उससे क्या क्या इफेक्ट दिखाई देता है एनवायरनमेंट में, दैट विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। ओजोन लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसका रोल क्या है, हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, एंड एंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर इज प्रेजेंट, दैट विल बी डिस्कसिंग अबाउट। और अभी जो रिसेंटली ओजोन लेयर के जो डिप्लीशन होने के क्या क्या रीजंस है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट विल बी हाउ वी एज एन इंडिविजुअल कैन मैनेज द गार्बेज डिस्पोजल। हम जो भी गार्बेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम एज एन इंडिविजुअल कैसे हम इसको मैनेज कर सके, हम कैसे अपने अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सके, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इन लास्ट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discussing about the topic what happens when we add waste to our environment. सबसे पहले वेस्ट क्या होता है? एनी अनयूजेबल मटेरियल जो हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ चीज जो हम यूज कर चुके हैं, अब हम इसकी जरूरत नहीं है, तो हम उन्हें क्या कंसिडर कर सकते हैं? वेस्ट कंसिडर कर सकते हैं। एनी अनयूजेबल थिंग, ओके, जो चीज, एनी अनवांटेड भी बोलो या अनयूजेबल बोलो, पहले हम यूज करते थे बट अब हमें और नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल में हम पर्टिकुलर पार्ट्स को क्या करते हैं, बॉईल करके कुक करते हैं, बट वेजिटेबल पील वगैरह होता है या फ्रूट का पील होता है, वो हम इसको क्या करते हैं, वेस्ट के तरह कंसिडर करते हैं, उसको हम बाहर फेंक देते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज बेसिकली वेस्ट, एनी अनवांटेड और अनयूजेबल थिंग विच इज एक्चुअली थ्रोन आउट, दैट कैन बी कंसिडर एज वेस्ट। तो ये जो भी वेस्ट होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज या मैन या एनिमल के जो भी वेस्ट होते हैं, वो कई एक्सटेंट में पॉइजनस भी होता है। तो पॉइजनस होने की वजह से हम इन वेस्ट को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब आप पूछोगे कि मैम आपने एक्चुअली वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में कैसे क्लासिफाई किया? सिंपल सा आंसर है, ओके। फर्स्ट वी हैव टू लिसन अबाउट इट। आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ा होगा, लाइफ प्रोसेस में आपने न्यूट्रिशन चैप्टर भी पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि हम जो भी फूड खाते हैं उस फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, वाइटामिन है ना। ये जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो हमारे बॉडी में इतने सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट है, और ये सभी एंजाइम्स क्या करता है, एक्ट करता है और फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। बट क्या एक ही एंजाइम सभी में एक्ट करता है, सभी न्यूट्रिएंट्स में एक्ट करता है? ऐसा नहीं है। हमने पढ़ा था कि हमारे बॉडी में डिफरेंट एंजाइम्स आर प्रेजेंट, एंड दीज डिफरेंट एंजाइम्स एंड दीज वेरियस एंजाइम्स एक्ट ऑन द फूड एंड हेल्प देम टू ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो एंजाइम्स जो होता है ना, वो हमेशा स्पेसिफिक होता है नेचर में। एंजाइम्स जो होता है बच्चा, वो हमेशा स्पेसिफिक होता है नेचर में। जो अपने आप को उसको लगता है कि हाँ ये मटेरियल मुझसे डिग्रेडेबल है या इस मटेरियल को मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, वो उसी मटेरियल को क्या करता है, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ओके, सो एंजाइम्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही एंजाइम नहीं प्रेजेंट है, हमारे बॉडी में वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट, और हर एक एंजाइम्स अलग अलग फूड मटेरियल्स में एक्ट करता है और उसको ब्रेक डाउन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसी का आंसर सिंपल है कि जैसे हमने देखा कि हमारे जो भी वेस्ट मटेरियल्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, वो क्या करता है, अपना डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर रिलीज करता है, और वो एंजाइम जिन वेस्ट को डिग्रेड करे, जिन वेस्ट को डिकम्पोज करे, मतलब उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करे, उन्हीं को हमने क्या बोला, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोला। इसी कंडीशन को हम रखते हुए, इसी कंडीशन को हम फॉलो करते हुए हमने वेस्ट को किस में क्लासिफाई किया, दो टाइप में क्लासिफाई किया।
वन इज बायोडिग्रेडेबल एंड द अनदर वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट कर रहा है उन पर्टिकुलर वेस्ट मटेरियल्स पे और उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको करते हैं। जबकि जो वेस्ट है जिन पे ये एंजाइम्स बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, जिन पे ये एंजाइम्स बिल्कुल भी एक्ट नहीं हो रहा और वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक वही रहता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आई होप यू ऑल गेट इट। सो हमने वेस्ट को कितने मेन ग्रुप में क्लासिफाई किया, फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और मैंने ये तक बोला था कि जो हम पढ़ रहे हैं एंजाइम्स जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, नेचर में दीज आर स्पेसिफिक इन नेचर, दीज आर स्ट्रिक्ट एनसीईआरटी लाइंस में। ये जो बता रही हूँ ना ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस है, उसमें लिखा है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कैसा होता है नेचर में, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब वही एक पर्टिकुलर चीज पे एक्ट करेगा, ऐसे नहीं कि हाँ ये भी है सब में मैं एक्ट करूंगा, नहीं, उससे जिसको लगता है कि हाँ इसको वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसी पे वो क्या करेगा, एक्ट करेगा। इसलिए जो भी एंजाइम्स रिलीज करता है, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम बैक्टीरिया या फंगाई रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, वो सभी वेस्ट मटेरियल्स में एक्ट नहीं करता, वो सिर्फ किन्हीं वेस्ट मटेरियल्स में एक्ट करता है। और जिसमें वो एक्ट करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल, और जिसमें वो नहीं एक्ट करता उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो एंजाइम्स आर बेसिकली व्हाट इन नेचर, दीज आर स्पेसिफिक इन नेचर। Enzymes are basically specific in nature. Okay? तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब ऐसा वेस्ट जो कि ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया या फंगाई क्या कर सकता है, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं और वो एंजाइम्स इन वेस्ट मटेरियल्स में एक्ट करके इसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है ना। सो सब्सटेंसेस that are broken down by biological processes are said to be biodegradable. ऐसा सब्सटेंस जो ब्रेक डाउन हो सकता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से। अब ये बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, सिंपली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अपना डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा, अपने एनवायरमेंट, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है बॉडी के आउटसाइड रिलीज करेगा। बॉडी के आउटसाइड रिलीज होने की वजह से ये एंजाइम्स पर्टिकुलर वेस्ट मटेरियल्स पे एक्ट करेगा और उसको ब्रेक डाउन करेगा सिंपल फॉर्म में, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस। और ये जो वेस्ट है जिसपे वो एक्ट करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, दे आर डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगाई। बैक्टीरिया एंड फंगाई इन वेस्ट को डिग्रेड करने में, इनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। वो अपना डाइजेस्टिव एंजाइम इन अपने बॉडी के आउटसाइड रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये जो वेस्ट मटेरियल्स है दीज आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर फॉर्म्स। ओके ना, तो ये हो गया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर में बात करें तो इट कैन बी वेजिटेबल पील, राइट, it can be vegetable peel, fruit peel, etc. Fruit peel, etc. These are the example of biodegradable waste. अगर हम बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब इनमें एंजाइम्स की कोई एक्शन नहीं होगा। मतलब बैक्टीरिया और फंगाई ने जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज किया वो एंजाइम्स बिल्कुल भी इन वेस्ट मटेरियल्स पे एक्ट ही नहीं कर रहा, इन्हें ब्रेक डाउन करने में हेल्प ही नहीं कर रहा। और ये ऐसा वेस्ट होता है जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक हमारे एनवायरनमेंट में परसिस्ट करता है। मतलब ये इतना जल्दी डिग्रेड हो नहीं रहा क्योंकि इसमें एंजाइम्स एक्ट हो नहीं रहे, एंजाइम्स इनके ऊपर कोई असर दिखाई नहीं रहा, कोई काम कर ही नहीं रहा, तो या इनका तो ब्रेक डाउन होने से रहे भले। एंड अनदर वन इज दैट कि क्योंकि इन पे एंजाइम्स एक्ट ही नहीं कर रहे तो दीज जो भी वेस्ट मटेरियल्स है दीज आर नॉट ब्रोकन डाउन, जिसके वजह से वो एनवायरनमेंट में फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक क्या करेगा, परसिस्ट करेगा। ओके, substances that are not broken down due to biological process. Due to biological process means action of enzymes. Confuse मत हो जाना, biological means action of enzymes. ये ऐसे वेस्ट मटेरियल्स है जिनमें एंजाइम्स कोई एक्टिवेशन का प्रोसेस नहीं दिखा रहे, एंजाइम्स इन्हें ब्रेक डाउन करने में कोई हेल्प नहीं कर रहा, इनके ऊपर एंजाइम्स का कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब ऐसा वेस्ट जो बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और ये जो वेस्ट होता है वो हमेशा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक एनवायरनमेंट में परसिस्ट करता है। ओके ना, these substances may be inert and may persist for a longer period of time. Example हो गया DDT, pesticides, insecticides, जो भी हम insecticides छिड़कते हैं, पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं, ये जो केमिकल्स होते हैं ये कभी भी डिग्रेड नहीं होता एनवायरनमेंट पे, वह एज इट इज वो सॉइल में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक प्रेजेंट होता है और वो आगे जाके वैरायटी ऑफ पोल्यूशन कॉज करता है, सॉइल पोल्यूशन कॉज करेगा, वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा।
Okay, so these are non-biodegradable waste. Moving on to our next slide. अब हम पढ़ेंगे कि जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट. हमने वेस्ट के बारे में पढ़ लिया कि हाँ भाई वेस्ट होता है, दो टाइप का वेस्ट होता है. वेस्ट क्या होता है? एनी अनवांटेड और अनयूजेबल चेंज, मतलब ऐसा चीज जो हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसा चीज जो हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते थे, पहले हम यूज करते थे, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हमने इसको फेंक दिया. वो क्या है? वेस्ट होता है. और वेस्ट जो है बहुत हद तक पॉइजनस भी होता है. तो हमने इन वेस्ट को क्लासिफाई किया दो टाइप में, ऐसा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल मतलब जो जिसपे एंजाइम्स एक्ट करते हैं, मतलब ऐसा वेस्ट मटेरियल्स जिनमें एंजाइम्स की एक्शन दिखाई देता है, एंजाइम्स इन्हें ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. बैक्टीरिया और फंगाई जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो बैक्टीरिया और फंगाई वो क्या करता है? अपना डाइजेस्टिव एंजाइम बॉडी के आउटसाइड रिलीज करता है और वही एंजाइम्स इन वेस्ट मटेरियल्स में क्या करेगा? एक्ट करेगा और उसको ब्रेक डाउन करेगा सिंपलर फॉर्म्स में. तो उन वेस्ट को हमने किस कैटेगरी में रखा? बायोडिग्रेडेबल में रखा. नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसमें एंजाइम्स अपना एक्टिविटी शो नहीं कर रहा, इनमें एंजाइम्स बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक एनवायरनमेंट में क्या होता है? प्रेजेंट होता है. उन्हें हम क्या बोला? उन्हें हमने किस कैटेगरी में रखा? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में रखा. तो ये था वेस्ट के बारे में. नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम. व्हाट डू मीन बाय द टर्म इकोसिस्टम और उनके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं? ओके, इजी है. इकोसिस्टम मतलब a self-contained unit of living and non-living things and the interaction form an ecosystem. इकोसिस्टम जो होता है इनमें दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? एक होता है बायोटिक फैक्टर्स और एक होता है एबायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक मतलब लिविंग फैक्टर्स. बायोटिक फैक्टर्स कैसा होता है? लिविंग. और एबायोटिक फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग. ठीक है ना? तो हमारे एनवायरनमेंट में दो फैक्टर्स प्रेजेंट है, एक बायोटिक फैक्टर्स और एक एबायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक फैक्टर्स मतलब लिविंग, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स. एबायोटिक में जैसे नॉन लिविंग थिंग्स, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है, सनलाइट हो गया, ये सब कुछ क्या है? नॉन लिविंग फैक्टर्स है. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये आपस में इंटरेक्शन शो करता है. सी, प्लांट को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए. फोटोसिंथेसिस में उनका मेन एलिमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है? सनलाइट. सनलाइट से जो एनर्जी आएगी, लाइट एनर्जी आएगी, उसको वो लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे. तो इसके लिए प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट. मींस प्लांट जो एक बायोटिक कंपोनेंट है वो किस पे डिपेंडेंट है? एक एबायोटिक कंपोनेंट दैट इज सनलाइट में डिपेंडेंट है अपना खाना बनाने के लिए. उनके ग्रोथ के लिए भी उनको क्या रिक्वायर्ड होता है? सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है. उनको एयर भी चाहिए, क्योंकि एयर में कौन सा गैस प्रेजेंट होगा? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? CO2 चाहिए. और वो CO2 कहां पे प्रेजेंट होगा? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा. तो कहीं ना कहीं हम जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है. जैसे हम कंसिडर करें ह्यूमन की भी एग्जांपल हम कंसिडर करें. ह्यूमन, हमें भी तो सांस लेनी है. सांस लेने के लिए हमें कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है. और वो कहां पे प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, राइट? एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस है उसी को तो हम इनहेल कर रहे हैं. तो हम कहीं ना कहीं किस में डिपेंडेंट है? नॉन लिविंग फैक्टर्स में डिपेंडेंट है. हमारा जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, प्लांट का भी हो या एनिमल का भी हो, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट होता है? फैक्टर्स, नॉन लिविंग फैक्टर्स में डिपेंडेंट है. क्लासिक एग्जांपल मैंने बता दिया है. जैसे कि मान लो एक प्लांट है, प्लांट को अपना खाना बनाना है, बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफ्स, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. न्यूट्रिशन में पढ़ा आपने, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फूड. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. बट वो फूड प्रिपेयर करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक तो सनलाइट, क्लोरोफिल तो है उनके पास, बट जब तक वो सनलाइट नहीं आ रहा तब तक वो अपना खाना नहीं बना सकता. तो प्लांट किस पे डिपेंडेंट है? सनलाइट पे डिपेंडेंट है, एक एबायोटिक फैक्टर पे डिपेंडेंट है. तो इकोसिस्टम मतलब जहां पे एनवायरनमेंट में दो फैक्टर्स प्रेजेंट है, बायोटिक और एबायोटिक, और ये दोनों आपस में क्या करता है? एक इंटरेक्शन शो करता है और एनवायरनमेंट में एक बैलेंस मेंटेन करता है. उन्हें हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम मींस प्रेजेंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स and their interaction to maintain a balance in nature that can be defined as an ecosystem. Ecosystem में दो factors हम conclude करते हैं, एक biotic and abiotic. Biotic मतलब living factors, जैसे कि plants हो गए, animals हो गए, microorganisms हो गए.
एंड एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, सॉइल हो गया, ये सब कुछ एबायोटिक फैक्टर्स है। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में देखा गया है कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एबायोटिक फैक्टर्स, ये दोनों बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आपस में इंटरेक्शन शो करता है। हमें रहने के लिए हमें फॉर आवर सर्वाइवल वी रिक्वायर वाटर, वी नीड वाटर, हमारे बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम पानी पीते हैं। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन एन एबायोटिक फैक्टर। हम इस किससे इंटरेक्शन शो करते हैं? एक एबायोटिक फैक्टर, दैट इज वाटर से वाटर से हम क्या करें? इंटरेक्शन शो करें। हम एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हीं में गैसेस प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, जिससे हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। हमें सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम किस पे डिपेंडेंट है? एक एबायोटिक फैक्टर पे डिपेंडेंट है। सेम वेल एज इन प्लांट्स ऑल्सो, उनको खाना बनाने के लिए उनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सनलाइट मिलता है तब जाके वो अपने खुद के लिए खाना बना सकते हैं। तो वो किस पे डिपेंडेंट है? एक लिविंग कंपोनेंट एक नॉन लिविंग कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसे हम क्या बोलते हैं? और इनकी जो इंट्रैक्शन है आपस में मिलकर क्या बनाता है? एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो इकोसिस्टम है ना बच्चों, इट कैन बी मैन मेड और इट कैन बी नेचुरल। ये जो इकोसिस्टम है ये मैन मेड भी हो सकता है और ये नेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल सिंपल है, गार्डन्स में नहीं जाते अपन, गार्डन्स में जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं। अगर आप मान लो एक गार्डन के विजिट के लिए जाओगे, गार्डन में जाओगे, बहुत सारे ग्रासेस दिखाई देंगे, हर्ब्स दिखाई देंगे, श्रब्स दिखाई देंगे, टॉल टॉल ट्रीज दिखाई देंगे। उसके अलावा आपको बहुत सारे एनिमल्स दिखाई देंगे। उसके अलावा वहां पे सनलाइट भी मिल रहा होगा, ठीक है? तो वहां पे सनलाइट भी होगा, एयर भी होगा, वाटर भी प्रेजेंट होगा वहां पे, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं इसे हम क्या बोलते हैं? एक नेचुरल इकोसिस्टम बोल सकते हैं। गार्डन कैन बी अ नेचुरल इकोसिस्टम। ये नेचुरली प्रेजेंट एक जगह पे, जहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाए जा रहे हैं, जहाँ पे एबायोटिक फैक्टर जैसे सनलाइट भी मिल रहा है, एयर भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, और ये ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्शन भी शो कर रहा है ना? प्लांट्स खाना बनाने के लिए सनलाइट को कैप्चर कर रहे हैं, सनलाइट को ट्रैप करके खुद के लिए खाना बना रहे हैं। सनलाइट की वजह से प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पा रहे हैं। हम प्लांट्स को वाटर भी चाहिए, वाटर का अपटेक भी कर रहे हैं सॉइल से। तो कहीं ना कहीं आपस में क्या होता है? इंटरेक्टेड रहते हैं, और ये नेचुरली प्रेजेंट है इन्वायरमेंट पे। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम में हम किसके एग्जांपल ले सकते हैं? एग्जांपल जैसे गार्डन, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब कुछ क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम में आता है। अगर हम बात करें मैन मेड इकोसिस्टम में, मैन मेड मतलब जो ह्यूमन ने बनाया है, कहीं ना कहीं ह्यूमन इसमें इन्वॉल्व है, ह्यूमन मेड इट, दैट कैन बी टर्म्ड एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। बट इसको इकोसिस्टम क्यों बोला? क्योंकि वहां पे भी दो फैक्टर्स प्रेजेंट है, बायोटिक और एबायोटिक, और वो आपस में इंटरेक्शन शो कर। जैसे कि क्लासिक एग्जाम्पल में बोल सकती हूँ, एक्वेरियम कैन बी अ मैन मेड इकोसिस्टम। मैन ने तो बनाया, ग्लासेस वगैरह रख के एक पर्टिकुलर चेंबर बना दिया जिसमें हमने पानी डाल दिए, बहुत सारे प्लांट्स डाल दिए, एनिमल्स डाल दिए, क्या है? एक मैन मेड इकोसिस्टम बन गया। अब वहां पे स्मॉल फिशेस है, वो लिविंग है, बायोटिक फैक्टर्स है। कुछ प्लांट्स भी होंगे, वो भी क्या है? लिविंग है, बायोटिक फैक्टर्स है। वाटर इज एन एबायोटिक फैक्टर, उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में मिलेंगे। तो ये क्या है? आपस में इंटरेक्शन शो करते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? Abiotic means कि ecosystem, and it can be a man-made ecosystem. And why is it known as man-made ecosystem? क्योंकि यहाँ पे दोनों factors present है, biotic and abiotic, fishes present है, plants present है, aquatic plants present है, fishes present है, और ये कहीं ना कहीं आपस में interaction show कर रहे हैं। उनको वहाँ पे ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में मिल रहे हैं ताकि वो लोग इनटेक कर सके, वहाँ पे उनको वाटर मिल रहा है फॉर द रेस्पिरेशन, फॉर एवरी अदर पर्पसेस, राइट? तो वो कहीं ना कहीं इस पर डिपेंडेंट है, वाटर में डिपेंडेंट है, विच इज एन अल्टीमेट एबायोटिक कंपोनेंट। तो इसे हमने क्या बोला? इकोसिस्टम बोला। बट क्योंकि ये मैन मेड है, ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं था, एक्वेरियम ह्यूमंस ने बनाया है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला? मैन मेड इकोसिस्टम बोला। ओके ना? So I hope you got the difference between man-made and natural ecosystem, and what do you mean by the term ecosystem? Ecosystem simply means कि हमारे environment पे दो factors present है बच्चों, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग फैक्टर्स, ओके? मतलब ऐसा चीज जो लिविंग है, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, लाइट हो गया। और देखा गया एनवायरनमेंट में कि ये दोनों फैक्टर्स आपस में इंटरेक्शन शो करते हैं। जैसे कि प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, एंड सनलाइट इज एन एबायोटिक फैक्टर। तो उसके लिए वो किस पे डिपेंडेंट है?
एक लिविंग है जो बायोटिक कंपोनेंट किस पे डिपेंडेंट हो रहा है, एक नॉन लिविंग कंपोनेंट पे डिपेंडेंट हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक इंटरेक्शन शो कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। एन इकोसिस्टम कैन बी मैन मेड एंड इट कैन बी नेचुरल। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इन डिटेल वाइज। तो कंपोनेंट्स में हमने दो पढ़ा था, बायोटिक एंड एबायोटिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग फैक्टर्स। ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दीज आर बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, इसमें सबसे पहला आएगा प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं, हाँ या ना, न्यूट्रिशन चैप्टर हमने पढ़ा है। इन्हें हम प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये खुद के लिए क्या बना सकता है, खाना बना सकता है, ये खुद के लिए अपना खाना प्रोड्यूस कर सकता है। दीज आर ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स और अदर प्लांट्स। ये खुद के लिए अपना खाना बना सकते हैं। उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं, प्रोड्यूसर्स में रखते हैं, यानी हम बोल सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ मेकिंग फूड। ओके, सो इसमें एग्जांपल्स आएंगे ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, क्योंकि ये क्या है, दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मदद से वो खुद के लिए अपना खाना बना सकते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स, ओके, कंज्यूमर्स मतलब ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो खुद के लिए खाना नहीं बना सकता। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कभी भी खुद के लिए खाना नहीं बना सकता। इन्हें या तो वो किसी और प्लांट पे डिपेंडेंट होगा या फिर वो एनिमल्स पे डिपेंडेंट होंगे अपने फूड रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। ओके, प्रोड्यूसर्स क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मीन सेल्फ, सेल्फ, ऑटो मीन सेल्फ, ये खुद के लिए खाना बना सकता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, हमने न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन में हमने सब कुछ पढ़ लिया है कि प्लांट्स जो होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है ना, सनलाइट को ट्रैप करता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट मिलकर आपस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके खुद के लिए खाना बना लेते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स। कंज्यूमर्स मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद के लिए खाना कभी नहीं बना सकता, ये खुद के लिए खाना कभी नहीं बना सकता, या तो वो प्लांट पे डिपेंडेंट होगा या फिर वो एनिमल्स पे डिपेंडेंट होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं। अब ये जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, इसको हम फर्दर वे पे क्लासिफाई करते हैं। इट कैन बी हर्बीवोर, इट कैन बी कार्निवोर, इट कैन बी ओमनीवोर, इट कैन बी पैरासाइट्स ऑल्सो। ठीक है, इट कैन बी हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर एंड इट कैन बी पैरासाइट्स ऑल्सो। ठीक है, पढ़ेंगे हम एक एक करके। सबसे पहला हम बचपन से पढ़ के आते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, ये लोग प्लांट्स को फीड करते हैं। ये ऐसे एनिमल्स है विच डायरेक्टली फीड ऑन प्लांट्स, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को फीड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। जैसा कि डीर हो गया, काऊ हो गया, ये सब कुछ किस कैटेगरी में आता है, हर्बीवोर्स में आता है। वो दूसरे जानवर को हंट करके नहीं खाते, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज कार्निवोर्स, दे फीड ऑन एनिमल्स, ये एनिमल्स पे फीड करते हैं, ठीक है ना, ये दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं, कार्निवोर्स में रखते हैं। अब ये जो कार्निवोर्स होते हैं ना, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला है प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर मतलब ऐसा एनिमल जो हर्बीवोर्स के फ्लैश को फीड करे, ऐसा एनिमल जो दे फीड ऑन हर्बीवोर्स। प्राइमरी कार्निवोर मतलब पहला, प्राइमरी मींस पहला, तो कार्निवोर में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो कार्निवोर का पहला लेवल प्राइमरी लेवल, मतलब ऐसा एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोर्स के फ्लैश खाते हैं, तो उन्हें हम किस कैटेगरी रखते हैं, प्राइमरी कार्निवोर। जैसे कि फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, ये सब कुछ किस कैटेगरी में आता है, प्राइमरी कार्निवोर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी कार्निवोर, मतलब ये प्राइमरी कार्निवोर को फीड कर, मतलब दे फीड ऑन प्राइमरी कार्निवोर। फ्रॉग को खा लेते, स्नेक को खा लेते, उनको हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं, सेकेंडरी कार्निवोर। जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, आउल हो गया, ये सब कुछ किस कैटेगरी में आता है, हॉक हो गया, ये सब कुछ सेकेंडरी कार्निवोर आता है। एक और कभी कभी बुक में मेंशन होता है टॉप कार्निवोर या टॉप कंज्यूमर। ओके, बेसिकली वही एनिमल्स होते हैं जिसको आगे जाके कोई एनिमल इसको खा नहीं सकता। ठीक है, कोई और एनिमल जाके टॉप कार्निवोर को खा नहीं सकते, कोई इन्हें हंट नहीं करता, ये सिर्फ बाकी सबको हंट करके खा लेता है, बट ये खुद they themselves are not eaten up by the other animals, ये खुद कोई दूसरे एनिमल्स इन्हें खा नहीं सकते, उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं, टॉप कार्निवोर में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि लायन हो गया, लायन तो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को हंट करते हैं, खुद हंट किसी ने देखा है लायन को हंट करते हुए, नहीं, मतलब वो कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, टॉप कार्निवोर वाले पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है ना, ईगल हो गया, टाइगर हो गया, दीज आर टॉप कार्निवोर।
नेक्स्ट इज ओमनीवोर। ओमनी मीन्स बोथ, कि ये प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, जिसमें क्लासिक एग्जांपल क्या हो गया, ह्यूमन। हम प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, हम लीव्स, हम बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, हम कॉलीफ्लावर खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, सब कुछ है प्लांट प्रोडक्ट्स है ये तो बेसिकली, फ्रूट्स प्लांट प्रोडक्ट्स है। हम एनिमल्स भी खाते हैं, कई लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, कई लोग मीट खाते हैं, तो वी आर ओमनीवोर्स, वी फीड ऑन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो इसका एग्जांपल क्या है, ह्यूमन। नेक्स्ट इज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होता है, डिकम्पोजर्स बेसिकली हमने पढ़ा था, बैक्टीरिया एंड फंगाई क्या कर रहा है, वेस्ट मटेरियल्स को डिग्रेड कर रहा है, इसको ब्रेक डाउन कर रहा है सिंपल फॉर्म में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई, बैक्टीरिया और फंगाई क्या करता है, अपने बॉडी के आउटसाइड अपना डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा, जो भी डेड प्लांट्स है, जो भी डेड एनिमल्स है, कभी सोचा है कि एनिमल, मान लो आपकी लोकेलिटी में कुत्ता मर गया, उसको हम वही, मतलब जो इंसान है उसको अलग जगह पे जाके उसको फेंक देते हैं, बट कभी सोचा है बहुत दिनों बाद उसके फ्लैश को क्या हो जाता है, क्या हो जाता है उस एनिमल्स का, वो सॉइल में क्यों मिल जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, उसके फ्लैश पे फीड करेगा, उसको डिकम्पोज करेगा, उस डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करके उसको सॉइल को न्यूट्रिएंट से भर देता है, ठीक है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। डिकम्पोजर्स मतलब बैक्टीरिया और फंगाई अपना डाइजेस्टिव एंजाइम बॉडी के आउटसाइड रिलीज करके जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स है उनको वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा सिंपलर फॉर्म में, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। फंगा एंड बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स, जो सिंपलर फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन करे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। फंगा एंड बैक्टीरिया अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने बॉडी के बाहर रिलीज करके जो भी मरा हुआ प्लांट्स एनिमल्स उनको वो क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, उनके बॉडी को सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करेगा ताकि वो इजीली सॉइल में मिक्स हो जाए और एक तरीके से सॉइल को न्यूट्रिएंट से वो भर भी देता है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। तो हमने अभी बायोटिक कंपोनेंट्स कवर कर लिया, बायोटिक मींस लिविंग कंपोनेंट्स, जिसमें हमने प्रोड्यूसर्स पढ़ा, प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स, प्लांट्स से ब्लू ग्रीन एल्गे जो खुद के लिए अपना खाना बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, उन्हें हमने क्या बोला, प्रोड्यूसर्स बोला। फिर हमने पढ़ा कंज्यूमर्स के बारे में, कंज्यूमर्स मतलब ऐसा एनिमल्स जो कभी भी खुद के लिए खाना नहीं बना सकता, या तो वो प्लांट पे डिपेंडेंट है या तो वो एनिमल में डिपेंडेंट है, उसके भी हमने अलग अलग क्लासीफाई किए। हमने हर्बीवोर्स पढ़ा जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, हमने कार्निवोर्स पढ़ा जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, और उसमें भी प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, प्राइमरी मतलब जो हर्बीवोर्स खाता है, और सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी कार्निवोर को खाता है, और एक होता है टॉप कार्निवोर, मतलब ऐसा एनिमल जो दूसरों को हंट कर लेता है, दूसरों को खा लेता है, बट वो खुद कोई और इसे नहीं खाता, ठीक है, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया। एंड नेक्स्ट वन विल बी डिकम्पोजर्स, मतलब ये ऑर्गेनिजम्स डेड प्लांट और एनिमल्स को फीड करता है, उनको ब्रेक डाउन करता है सिंपल फॉर्म्स में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। हमने ये पढ़ लिया बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में। एंड लास्ट वन विल बी आर एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि क्या क्या आ सकता है इसमें, लाइट आ गया, सनलाइट आ गया, एयर आ गया, वाटर आ गया, बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये सब कुछ किस में आता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स में होता है, जो कि हमारी क्या है, नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम किस कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स में। और ये बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में एक इंटरेक्शन शो करता है और इकोसिस्टम का फॉर्मेशन एक इकोसिस्टम को फॉर्मेशन करता है ताकि वो एनवायरनमेंट बैलेंस मेंटेन कर सके नेचर में। ओके ना, आई होप सो यू ऑल गॉट इट। नेक्स्ट वी बी टॉकिंग अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब। आज हम सिर्फ सिंपली इस पर्टिकुलर चैप्टर को, इस पर्टिकुलर चीज को हम सिंपली पढ़ेंगे, फूड चेन एंड फूड वेब, डिटेल वाइज हम आगे पढ़ते जाएंगे। ओके, पहले हम जस्ट सिंपली इसके डेफिनेशंस के बारे में समझेंगे और फिर होता क्या हम डिटेल वाइज लेटर ऑन विल स्टडी अबाउट इट। तो उससे पहले फूड चेन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल मतलब एक फूड चेन, ठीक है, एक फूड चेन में जो फूड चेन होता है वहां पे एनर्जी का फ्लो देखा गया है। एनर्जी का फ्लो, फूड चेन मतलब चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म, चेन मतलब लंबा चेन है ना, ऑर्गेनिजम्स की एक लंबी चेन। तो इस ऑर्गेनिजम्स की लंबी चेन में देखा गया है कि वहां पे एनर्जी का फ्लो होता रहता है। उस फ्लो ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी, द फ्लो ऑफ फूड एनर्जी इन इकोसिस्टम इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर एक लंबी चेन बना देते हैं जिससे हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं।
और इसी चेन में हमने ऑब्जर्व किया कि एनर्जी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है, और उसी एनर्जी फ्लो को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। द फ्लो ऑफ फूड एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर्स करते हैं, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करता है प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होता है टॉप कंज्यूमर। अभी आपको समझ में नहीं आया तो आई एम गोना एक्सप्लेन इट यू नो सिंपल मैनर। देखो होता क्या है, इससे पहले हम फूड चेन समझ लेते हैं। फूड चेन मतलब सिंपल तौर से मुझे अगर बोलना है तो हु ईट्स whom, कौन किसको खा रहा है, दैट इज फूड चेन। कौन किसको खा रहा है, जैसे कि मान लो एक प्लांट्स प्रेजेंट है, प्लांट्स में ग्रास हॉपर फीड कर सकते हैं, राइट? ग्रास हॉपर को कौन खा सकता है, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खा सकता है, स्नेक, एंड स्नेक को पीकॉक। चेन बना, एक लंबी चेन बनी, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन मतलब जहां पे ऑर्गेनिज्म कौन किसको खा रहा है, ठीक है, हु ईट्स whom। प्लांट्स को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक, एंड स्नेक को पीकॉक। तो एक लंबी चेन बनी ऑर्गेनिज्म की, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। और इसी चेन में एनर्जी का फ्लो देखा गया है। प्लांट्स के थोड़ी बहुत एनर्जी ग्रास हॉपर में ट्रांसफर होता है, ग्रास हॉपर से फ्रॉग में, फ्रॉग में स्नेक में, और स्नेक में पीकॉक से। और प्लांट्स को एनर्जी कहां से मिल रहा है, सनलाइट से मिल रहा है। सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, लाइट एनर्जी, और उसी लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्लांट्स केमिकल एनर्जी से, जिससे वो खुद के लिए खाना बना रहे हैं। और जब ग्रास हॉपर प्लांट्स को फीड कर रहा है तो वो एनर्जी लिटिल बिट कहां पे ट्रांसफर हो रहा है, ग्रास हॉपर में ट्रांसफर हो रहा है। अब फ्रॉग ग्रास हॉपर को खा रहा है तो वो एनर्जी किस पे ट्रांसफर हुआ, फ्रॉग में हुआ। अब वो एनर्जी किस पे ट्रांसफर होगा, स्नेक में, पीकॉक में। तो मतलब एक लंबी चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म जहां पे एनर्जी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, है ना। प्लांट्स क्या है, पहला ट्रॉफिक लेवल, प्रोड्यूसर्स T1, ये पहला ट्रॉफिक लेवल है। फूड चेन का सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल क्या है, प्लांट्स। प्लांट्स एनर्जी को कैप्चर कर रहा है, सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, तो ये ट्रॉफिक लेवल 1 है। ट्रॉफिक लेवल 1 से एनर्जी का फ्लो हो रहा है ट्रॉफिक लेवल 2 में, प्राइमरी कंज्यूमर, राइट, प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर्स, ठीक है ना, ये हर्बीवोर्स जो हम बोलते हैं, ठीक है। और ये T3 थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, और ये लास्ट क्या है, फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, टॉप कंज्यूमर्स। तो क्या क्या बोला मैंने कि ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होना, फ्लो ऑफ एनर्जी, इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होना, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। देखा गया कि प्लांट्स जो अपने आप को एनर्जी, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं खुद को खाना बनाने के लिए, वही एनर्जी अब किस में ट्रांसफर हो रहा है, ग्रास हॉपर में ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। और फूड चेन मतलब एक ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे हु ईट्स हूम, है ना, और वो आपस में एक लंबी चेन बना देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। प्लांट्स में कौन फीड कर रहा है, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कौन फीड करेगा, फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को पीकॉक। एक लंबी चेन बनी ऑर्गेनिजम्स को, ये एक दूसरे को क्या करे, खाए तो रहा है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। तो फूड चेन कैन बी डिफाइंड एज अ चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स which involve transfer of energy from one trophic level to next trophic level। मतलब ऑर्गेनिजम्स की एक लंबी चेन जहां पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक। तो पहला ट्रॉफिक लेवल कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कौन ऑक्यूपाई करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड सो ऑन। समझ में आ गया। ट्रॉफिक लेवल सिंपली मींस फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फ्लो हो रहा है प्लांट से कहां पे, दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। ओके, आई होप यू ऑल गेट इट। और लास्ट था, ये फूड चेन का एग्जांपल बता दिया, एंड लास्ट वन विल बी फूड वेब। फूड वेब क्या होगा बच्चों, फूड वेब का मतलब ये है, मैं आप लोगों को फूड वेब का एक एग्जांपल भी बता देती हूँ। What do you mean by food web? Okay.
फूड वेब मीन्स इंटरकनेक्टेड फूड चेन। फूड वेब का मतलब कि जो फूड चेन होता है ना, वो एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में प्रेजेंट नहीं होता कि हाँ ऐसा ही सीक्वेंस चलता रहेगा, ऐसा ही सीक्वेंस बना रहेगा, स्नेक सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग को ही खाएगा या फ्रॉग सिर्फ और सिर्फ ग्रास हॉपर को खाएगा। फूड चेन बिल्कुल भी एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। ये फूड चेन जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होता है और इंटरकनेक्ट होके एक वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। ओके, सो इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। अभी कैसा, मान लो प्लांट्स है, मैं एक फूड चेन बना रही हूं जो मैंने पहले बनाया था। प्लांट्स में ग्रास हॉपर फीड कर रहा है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग स्नेक, एंड स्नेक पीकॉक। ये पहला फूड चेन बन गया। दूसरा फूड चेन मैंने ये देखा कि प्लांट्स को तो रैबिट भी तो खाएगा और रैबिट को आगे जाके खा रहा है लायन। ये रैबिट को एक और भी खा सकता है, हॉक। ये रैबिट को एक और ऑर्गेनिज्म खा सकता है, जैकल। राइट, देखा गया प्लांट्स को माइस भी तो खा सकता है और इस माइस को जैकल भी खा सकता है। राइट, ग्रास हॉपर को बर्ड्स भी तो खा सकता है एंड बर्ड्स कैन बी ईटन अप बाय स्नेक ऑल्सो। तो यहाँ पे जो फूड चेन होता है ना, बहुत सारा फूड चेन प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, बट ये फूड चेन ना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में प्रेजेंट नहीं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। प्लांट्स को इतने सारे ऑर्गेनिजम्स फीड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रास हॉपर नहीं कर रहा। प्लांट अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल कैन बी एक जो एनिमल एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में ऑक्यूपाई कर रहे हैं, फूड चेन में एक पर्टिकुलर लेवल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे फूड चेन में दूसरा लेवल ऑक्यूपाई कर रहा होगा, ठीक है ना। नेसेसरी नहीं कि जो एनिमल एक पर्टिकुलर फूड चेन में प्रेजेंट हो तो वो दूसरा फूड चेन में प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। वो एनिमल कहीं ना कहीं अलग अलग फूड चेन में अलग अलग लेवल ऑक्यूपाई कर रहा होगा। जैसे कि प्लांट्स कैन बी ईटन अप बाय ग्रासहॉपर आल्सो, बट इट कैन ईटन अप बाय माइस। माइस जो है वो जैकल खा सकता है, बट जैकल सिर्फ और सिर्फ माइस को भी नहीं, जैकल रैबिट को भी खा सकता है। राइट, तो इसी फूड चेन के आपस के इंटरकनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। कि फूड चेन जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होता है और एक वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। ओके, नाउ लास्ट वी विल डिस्कसिंग अबाउट सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, बाद में हम एंड ऑफ द चैप्टर में हम पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस जस्ट फॉर एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं। लाइक फर्स्ट है कि why are some substances biodegradable and some non biodegradable। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि कई सब्सटेंसेस को हमने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को क्यों क्लासिफाई किया। सिंपल है, मैंने इसका आंसर पहले डिस्कस कर दिया है कि बायो में एनसीईआरटी का ही पर्टिकुलर लाइंस होते हैं कि एंजाइम्स जो होता है वो अपना नेचर कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब कि वो किसी पर्टिकुलर वेस्ट मटेरियल्स पे ही एक्ट करता है, ऐसा नहीं कि वो सभी वेस्ट मटेरियल्स पे एक्ट करेगा। जो एंजाइम्स होते हैं वो जो पर्टिकुलर वेस्ट मटेरियल्स पे एक्ट करे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और जो एंजाइम्स इन वेस्ट मटेरियल्स पे एक्ट नहीं करता उन्हें हम किस में डालते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। Okay, so enzymes are specific in nature and when those enzymes act on certain waste materials that can be considered as biodegradable। मतलब जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिग्रेड हो सकता है, ब्रोकन डाउन हो सकता है, उन्हीं को हम बायोडिग्रेडेबल कंसिडर कर रहे हैं। और जो वेस्ट मटेरियल्स पे बायोलॉजिकल प्रोसेस एक्टिवेट नहीं हो रहा, एंजाइम्स अपना एक्शन शो नहीं कर रहा, those upon which enzymes are not activated or enzymes does not show action upon these waste materials, that can be considered as non biodegradable। Okay, now give any two ways in which biodegradable substances would affect or you can say would benefit the environment also। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बेनिफिट कैसे कर रहे हैं एनवायरमेंट में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, इसको एक तरीके से व्हाट वी कैन से रिसाइकल करने में हेल्प कर रहा है, इसको डिकम्पोज कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, और जो भी सॉइल प्रेजेंट है उसको न्यूट्रिएंट से भर देता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर मच मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली इन नेचर। ओके, थर्ड है व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम।
डिकम्पोजेस मतलब बैक्टीरिया एंड फंगाई। ये क्या करेगा, एंजाइम सिक्रीट करके जो भी डेड और डिकेइंग प्लांट्स है उसको ब्रोकन डाउन कर लेता है सिंपल फॉर्म्स में, और वो एक्चुअली जाके इवेंचुअली जाके किस में मिक्स हो जाता है, सॉइल में मिक्स हो जाता है। तो वो सॉइल को न्यूट्रिएंट से क्या कर देता है, भर देता है, सॉइल को न्यूट्रिएंट से भर देता है। एंड सेकंड, वो एक तरीके से क्लीन कर देता है एनवायरनमेंट में, जो भी डेड प्लांट्स है, जो भी डेड एनिमल्स है, वो वहीं पे पड़ा नहीं रहता, वो अल्टीमेटली इट वैनिशेस। तो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी कौन हेल्प करता है, डिकम्पोजर्स हेल्प करता है, एज वेल एज सॉइल को न्यूट्रिएंट से भरने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए भी कौन हेल्प करता है, डिकम्पोजर्स हेल्प करता है। So these are some answers to this particular questions, and yeah, that's all for today.